हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं तरंग क्या है। तरंग का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आप कोई मीडियम मानते हैं और इसमें कोई डिस्टरबेंस आप प्रोड्यूस करते हैं, मतलब विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो वही विक्षोभ आपका क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाला विक्षोभ क्या है, तरंग है। और आपने देखा हाइगेंस ने जो भी काम किया, जो भी अपना सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने प्रकाश को तरंग ही माना है। तो आप तरंग के बारे में कुछ चीज़ें जानें, है ना। तरंग वास्तव में अगर देखें तो आपने पढ़ा है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब अगर वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलरली ऐसे कंपन करते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, मतलब वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, उन्हें हम कौन सी तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ऐसे आपने पढ़ा है। और तरंग का आयाम क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एक स्थिति होती है साम्य स्थिति। साम्य स्थिति के एक ओर, यानी कि माध्यम में जो कण कंपन कर रहा है, माध्यम में कंपन करने वाले कण के साम्य स्थिति के एक ओर जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे आयाम कहते हैं, मतलब तरंग का आयाम कहते हैं। तो यहाँ से अगर ये अधिकतम यहाँ तक गया तो यही इसका क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। तो आयाम मतलब क्या है, साम्य स्थिति के एक ओर जो अधिकतम विस्थापन है इस कण का, वही इसका आयाम कहलाता है। इसको स्मॉल ए या कैपिटल ए से लिखते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। अब आपको हम बताते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है, मतलब तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको अगर आपने ध्यान दिया होगा 11th क्लास में तो ये बहुत इजी है। आपने पढ़ा होगा वेक्टर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और इसके ऊपर भी वेक्टर लगा होगा। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। लेकिन इसको यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लें कि दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें एक साथ किसी माध्यम में ट्रेवल कर रही हैं, मतलब आपने ये कंसीडर किया कि एक से अधिक तरंग है या दो से अधिक तरंगे हैं, एक साथ वो किसी माध्यम में ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन उन तरंगों के द्वारा किसी की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तब यहाँ पे उन तरंगों के द्वारा अगर किसी माध्यम के कण पर विस्थापन निकाला जाएगा तो परिणामी विस्थापन जो आता है उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर आता है। यही तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। और आप जानते हैं कि तरंग का समीकरण जो लिखा जाता है वो y इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, a साइन ओमेगा टी ऐसे लिखा जाता है। ये आपका फेज होता है और ये एम्पलीट्यूड है। ये y क्या है, इसके द्वारा विस्थापन जो किया गया है वही है। तो विस्थापन समीकरण को इसी रूप में लिखते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को प्रभावित किए बिना गति करती हैं तो
किसी क्षण माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन उस क्षण उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या है? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इसको आप समझिए। मान लेते हैं एक तरंग इधर से ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, और एक तरंग यहाँ से चल रही है ऐसे ऐसे, और किसी क्षण ये इस पॉइंट पे आके मिलती हैं। यहाँ पे माध्यम का एक कण है, इसके द्वारा जो विस्थापन है वो y1 हम मान लेते हैं और इसके द्वारा y2 मान लेते हैं। तो इस वाले कण का, इसको हम p नाम देते हैं, इस वाले कण का t समय पर, t समय बाद ये यहाँ पे पहुँची होंगी, ये इधर से और ये इधर से, तो t समय बाद इसका जो परिणामी विस्थापन होगा इस कण का, क्योंकि इसे ये नहीं समझ में आ रहा है ये किधर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये क्या सोचेगा कि हम सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसका जो परिणामी विस्थापन होगा हम मान लेते हैं वो क्या है, y, लेकिन ये इन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब इस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा t समय पर, उसका मान क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा रहेगा, वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपको वेक्टर रूप में। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है, अगर ये डायरेक्शंस अपोजिट हैं, दोनों तरंगों के ट्रेवल करने की डायरेक्शंस अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे सदिश योग है, तो सदिश योग का रिजल्ट सदिश में ही आएगा। अगर डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट आएगी तो यहाँ पे परिणामी विस्थापन जो मिलेगा आपको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y1 माइनस y2 ऐसा मिलेगा। अगर एक ही दिशा में दोनों तरंगें गति कर रही हैं तब आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, अपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या है, इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सदिश योग जब आ जाता है तो इसका मतलब डायरेक्शंस वहाँ पे मायने रखती है। तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और अगर एम्पलीट्यूड अगर हम देखेंगे इस पार्टिकल का, तो एम्पलीट्यूड भी इसी हिसाब से चेंज होता है। अगर एक यहाँ पे आपका A1 बन गया और दूसरा आपका A2 बन गया, है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे आपको परिणामी आयाम मिलेगा वो मिलेगा A इज इक्वल टू कितना, A1 प्लस A2। और अगर हम यहाँ पे विपरीत लेंगे, मतलब एक आपको मिल गया क्या, A1 डाउन साइड में, A2 अप साइड में है, तो आपको परिणामी आयाम जो मिलेगा वो मिलेगा A2 माइनस A1 ऐसा मिल जाएगा, है ना। अभी ये चीज़ें आप समझ पाएंगे जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, तब आयाम आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी के लिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगी किसी माध्यम में एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को प्रभावित किए बिना गति करती हैं, तो किसी क्षण माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन उस क्षण उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर तरंगे दो से अधिक होंगी, n तरंगे हैं, तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, y1 प्लस y2 प्लस ऐसे करके कहाँ तक, yn तक मिलेगा, लेकिन सबके ऊपर वेक्टर लगा होगा। अब वेक्टर क्यों लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस माने हैं। यही है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आपको हम इसका कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। आपने देखा होगा जब कोई आर्केस्ट्रा वगैरह देखने जाते हैं आप, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप की ध्वनियाँ बजती हैं, है ना। लेकिन आप जब उस ध्वनि को समझते हैं या सुनते हैं तो आपको एक फीलिंग महसूस होती है कि यहाँ पे ढोल बज रही है, तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है ना, वायलिन बज रहा है। मतलब आप क्लियर कर पाते हैं कि कौन सा साउंड किसका है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि गति तो प्रभावित नहीं हुई,
लेकिन आप उसमें एक अलग टाइप की ध्वनि उन सभी के मिश्रण से सुन रहे हैं। मतलब जो भी वहाँ पे संगीत वाले इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, सब बजने की वजह से एक आप डिफरेंट टाइप की ध्वनि सुनेंगे, ये तो 100% सुनेंगे। लेकिन फिर भी आप क्या कर पाते हैं, उनमें अंतर स्पष्ट कर पाते हैं कि ये आपका तबला है, ये ढोल है, ये हारमोनियम है। तो यही घटना क्या है, आप वहाँ पे अलग करके सुन पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी तरंगें हैं उस मीडियम में चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे की गति को प्रभावित नहीं कर रही हैं। आप इसलिए उन तरंगों में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कौन सी तरंग किस यंत्र की है, ये आप क्लियर करके सुन पा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उनकी कोई वेलोसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। आपने एक ज़रूर जटिल ध्वनि सुनी जो उनके अध्यारोपण से सुनी आपने, लेकिन आप अगर अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उनकी गतियाँ उस माध्यम में प्रभावित नहीं हो रही हैं। ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। या छोटा सा उदाहरण आप ले लें, आप जानते हैं कि जो टेलीविज़न होता है या फिर रेडियो ले लीजिए, जब आप कोई एक विशेष चैनल देखते हैं तो आप ट्यून करते हैं उसको। अब ट्यून करने का मतलब जैसे लगेगा जब आपने मान लीजिए 101.9 मेगाहर्ट्ज़ है ना, ये आपने ट्यून किया तो आपको बस इसी चैनल का प्रसारण सुनाई पड़ेगा और बाकी जो चैनल हैं उसके प्रसारण नहीं सुनाई पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे एक विशेष आवृत्ति पर इसको सेट कर दिया गया। अब इस आवृत्ति की जो तरंगे हैं वही आप तक पहुँचेंगी, किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। इसका मतलब ये कि इस तरंग की गति को और तरंगे जो हैं प्रभावित नहीं कर रही हैं। तो ये भी आप मान सकते हैं कि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण हमको ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं एक और टाइप का इसका सेटअप आपको हम बताते हैं, आपने फील भी किया होगा। आप मान लीजिए कि आप चैनल चेंज कर रहे हैं रेडियो से। अब रेडियो से आप चैनल करेंगे तो हो सकता है जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करना चाह रहे हैं उसके आसपास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हो, तो एक साथ आपको बहुत टाइप के साउंड सुनाई पड़ेंगे और आप बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा किस चैनल का है, जैसे विविध भारती FM। तो इस तरह से आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं, तरंगों का अध्यारोपण होने की वजह से वहाँ पे एक परिणामी विस्थापन निकल रहा है तरंगों का, जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं हो पा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है इसका, तरंगों के अध्यारोपण का। तो इस तरह से आप समझ जाइए यहाँ पे कि अध्यारोपण क्या होता है। अब आपको हम बता देते हैं यह जो सिद्धांत है अध्यारोपण का, यह सभी तरंगों पर, मतलब जैसे यांत्रिक तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, इन सब पर लागू होता है। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि उन तरंगों का आयाम बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब अध्यारोपण के लिए शर्त क्या है, शर्त यह है तरंगों का आयाम बहुत अधिक ना हो, ये इसकी कंडीशन है। और अध्यारोपण किन तरंगों का हो सकता है ये भी आप जानिए, मतलब यांत्रिक तरंगों का, यांत्रिक तरंगों में आप जानते हैं ना ध्वनि तरंगे आती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसका भी अध्यारोपण होता है। और यहाँ पे कंडीशन इन लोगों के लिए यही है कि तरंग का आयाम बहुत अधिक ना हो। अगर बहुत ज़्यादा अधिक होगा तब ये अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब इसके लिए एक आपको हम सिस्टम बता देते हैं। आपने देखा होगा लेज़र तरंगे जो होती हैं इनका आयाम जानते हैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, इस वजह से इनका अध्यारोपण नहीं होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत लेज़र तरंगों पर लागू ही नहीं होता है। लेज़र तरंगें ऐसी होती हैं इनका आयाम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लेज़र तरंगों के ऊपर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब हम आपको बता देते हैं व्यतिकरण क्या होता है।
व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस किसे कहते हैं ये आपको समझना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग जान चुके हैं तरंगों का अध्यारोपण क्या है। अब इंटरफेरेंस को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि कोई एक माध्यम है और उसमें लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनके अध्यारोपण के कारण क्या होता है कि माध्यम के किसी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता मिलती है, परिणामी तीव्रता आई यहाँ पे रिजल्टेंट मान लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो उन तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। यानी कि उन तरंगों की जो तीव्रताएं हैं उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से जो परिणामी तीव्रता होती है वो भिन्न होती है, या तो वो ज़्यादा होगी या तो वो कम होगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अगर आप इसको परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर उनके अध्यारोपण के कारण परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब आपको यहाँ पे अगर हमें बताना है डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन तो हमने बोल ही दिया है, आप वही डेफिनेशन लिख लें। मतलब ये मान लेते हैं कि दो तरंगे हैं, एक यहाँ से ऐसे ऐसे चली और दूसरी वाली तरंग भी ऐसे ऐसे चली। यहाँ पे क्लियर बताते हैं आपको, ये एक तरंग ऐसे ऐसे चली और यहाँ से दूसरी तरंग भी ऐसे चल रही है, यहाँ पे पहुँची। एक ही माध्यम में ये एक ही दिशा में चल रही थी, तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता मिली आई आर मान लेते हैं। अगर इसकी तीव्रता I1 है और इसकी I2 है, तो ये आई आर इन दोनों के योग से भिन्न होगा। मतलब I1 प्लस I2 अगर हम करेंगे, इन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं का योग है ना, इससे आई आर का मान भिन्न होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बिंदु पर माध्यम का एक कण होगा जहाँ पे क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ होगा। अध्यारोपण से आपको परिणामी विस्थापन मिला होगा। अब परिणामी विस्थापन के कारण जो तीव्रता मिली, यानी कि कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, इस तीव्रता का मान भी इनकी तीव्रताओं के योग से अलग होगा। हो सकता है आई आर क्या हो, ग्रेटर हो किससे, I1 प्लस I2 से। हो सकता है आई आर क्या हो, लेस देन हो I1 प्लस I2 से। तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, इनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से ज़्यादा होगा, तब उस स्थान पे संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण भी व्यतिकरण का एक प्रकार होता है। और जिस स्थान पे आई आर लेस देन क्या होगा, I1 प्लस I2, वहाँ पे होता है विनाशी व्यतिकरण। इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। और संपोषी व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा कि दो तरंगों का व्यतिकरण क्या है, तो आप सीधे सीधे परिभाषा में बोलेंगे, जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर उनके अध्यारोपण के कारण परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इसी घटना को दो तरंगों का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। इसके पहले हमने केवल व्यतिकरण बोला था, अब यहाँ पे दो तरंगों के लिए बात किया गया है, तो स्पेशली आप दो तरंगों के लिए लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आपको अगर हम बताएं संपोषी व्यतिकरण किस प्रकार लिखेंगे, जब परिणामी तीव्रता क्या होती है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होती है। मतलब ये कि आई आर इज़ ग्रेटर देन क्या है, I1 प्लस I2, है ना। तब क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी
व्यतिकरण होता है। मतलब ये कि इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आप लिखेंगे दूसरी टाइप क्या, जब परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होता है तब वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। मतलब इस केस में आपको मिलेगा आई आर क्या है, ये लेस देन है किससे, I1 प्लस I2 से। तो इस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि कब संपोषी व्यतिकरण होगा और कब विनाशी व्यतिकरण होगा। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, व्यतिकरण जो है ये ध्वनि तरंगें आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ये जानते हैं आप ना। व्यतिकरण की घटना कहाँ कहाँ पे होती है, ध्वनि तरंगों में भी होती है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों में भी पाई जाती है और प्रकाश तरंगों में भी पाई जाती है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ मानी जाती हैं, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें मानी जाती हैं। और आप यहाँ पे जो व्यतिकरण पढ़ रहे हैं ये प्रकाश के लिए पढ़ रहे हैं, तो व्यतिकरण से क्या होता है, केवल प्रकाश की तरंग की पुष्टि होती है, प्रकाश की प्रकृति की पुष्टि नहीं होती है। प्रकाश तरंग किस प्रकृति का है इसकी पुष्टि नहीं होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्यतिकरण से सिर्फ ये कन्फर्म होता है कि प्रकाश क्या है, तरंग है, लेकिन इस तरंग की प्रकृति क्या है इसकी पुष्टि व्यतिकरण से नहीं होती है। तो व्यतिकरण लेकिन दोनों में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में भी होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में भी होता है। अनुप्रस्थ तरंगे मतलब प्रकाश तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब ध्वनि तरंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा व्यतिकरण से कि प्रकाश क्या है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, इसकी पुष्टि नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि जरूर हो जाएगी कि प्रकाश क्या है, तरंग है। मतलब प्रकाश के तरंग की पुष्टि होगी, लेकिन प्रकाश के प्रकृति की या प्रकाश किस प्रकृति की तरंग है उसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, सारी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगले वीडियो में आप व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता के लिए डेरिवेशन पढ़ेंगे और ये 2 तरंगों के लिए होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।